लास्ट क्लास का ही ये बोर्ड जिसमें अभी देख पा रहे हैं आप, हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, है ना। और एक समरी बताया था इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ह्यूमंस बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है और एंड कहाँ होता है। मैं बात करूंगा डाइजेशन का। डाइजेशन डाइजेशन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है। हाँ जी, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, बकल कैविटी में, और एंड कहाँ पे होता है। एंड होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, ये एंड स्टार्ट तो आपके माउथ में हो गया और एंड कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो बात करी डाइजेशन की हमने, है ना। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ होता है बताओ। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ होता है और एंड कहाँ होता है, स्टार्ट और एंड। हाँ जी, स्टार्ट तो माउथ में होता है और एंड कहाँ होता है। एंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बिल्कुल सही कहा आपने, स्टार्ट होता है माउथ में और एंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। इसके बाद देखो, मैक्सिमम डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, ये कहां होता है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये कहां पे होता है बताओ। हाँ जी, तो इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। किसी भी तरह के फूड की बात करेंगे आप, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, सबका मैक्सिमम डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यस, ये आपके ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हर तरह के फूड का मैक्सिमम डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और लिपिड का भी, इन सबका मैक्सिमम डाइजेशन आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का। तो चाहे वो आपका फूड हो, चाहे वाटर हो, ये आपके जेजुनम में होता है। जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, इन दोनों का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा बताओ, जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये इस चैप्टर का पूरा एक समराइज्ड पार्ट है जो मैंने बताया आपको। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा बकल कैविटी वाले पार्ट से। टीथ क्या होता है, टंग क्या होता है, तो इसको अब यहां से साफ करो इस बोर्ड को। और देखो, एक चीज पहले बता देता हूं मैं आपको कि फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के खत्म होने के बाद यूट्यूब पे मैंने हर चैप्टर के 30-35 क्वेश्चन डाले हैं, और वो क्वेश्चन आपके किसी भी बुक के 2000, 3000 या 200-300 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप यूट्यूब पे जाकर एमसीक्यूज के नाम से आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज 1, 2, 3 करके, डाइजेशन का भी है, रेस्पिरेशन का भी है, तो वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चन दिया गया है। तो वो करने के बाद आप किसी भी तरह के, मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो उसमें आपको 30-35 क्वेश्चन का मतलब वो 300-400-500 क्वेश्चन के बराबर ही है। फिर आप अली, मोहम्मद और आटिया, भाटिया, दिनेश, प्रदीप, लहसुन, प्याज क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको।
ठीक है, चलिए। तो अब हम आते हैं, देखिए बकल कैविटी में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें बकल कैविटी में, तो इसमें जो टर्म्स यूज करते हैं देखो, उसमें आता है आपका टीथ, टंग, पैलेट। नहीं, अगर कहा जाए तो बकल कैविटी के तीन मेन पार्ट्स हैं, टीथ है, टंग है और पैलेट है ना। और आप जानते हैं कि टीथ जो होता है ये आपका एक मैस्टिकेटिंग ऑर्गन है, और अगर आपने डायग्राम देखा होगा मेरे सर से, देखो देखो वो क्वेश्चन आपको अगर नोट्स में लिखना है तो लिख सकते हैं। मेरा मेरा पर्पस ये है कि उस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप लिख लेंगे तो आपको फायदा ही होगा, रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा आपको। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-30 क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये आंसर क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है, तो आपको वो सारे चैप्टर का एक रिवीजन मिल जाएगा। अभी लैक्टियल कहां से आ गया भाई पराग साहब? जो चीज पहले स्टार्ट हुआ है, ये नए नए वर्ड लाकर क्या समझ रहे हो? लैक्टियल, ब्लड वेसल्स, अभी मैंने कुछ इसके बारे में बताया आपको। भाई अपने अंदर के ना उस नॉलेज को थोड़ा दबा के रखो, अभी आएगा सब कुछ। अभी स्टार्ट किया है, लैक्टियल पे पहुंच गया। देखो, तो इसमें कहते हैं ये जो अपर पार्ट आप देखते हो, जो उसको क्राउन और इसके ऊपर ये इनेमल की कवरिंग होती है, जो अपर पार्ट होता है इसका। इसके बाद देखो जहां पर ये अटैचमेंट होता है, ये एरिया, इसको नेक एरिया कहते हैं, नेक और गम एरिया कहते हैं इसको। और
ये जो बीच में पूरा देख रहे हैं आप, इसको डेंटाइन का पार्ट कहा जाता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं बीच में, ये एक ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं इसको। इसके अंदर देखो ये पल्प कैविटी होता है, और ये जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इसके अंदर का ब्लड वेसल भी होता है और नर्व फाइबर भी होता है। ये जो डेंटाइन का बाहर का पार्ट होता है, इसको सीमेंटम कहते हैं। ये देखो जो बाहर है, इसको जॉ सॉकेट और इसको एल्विलाई कहते हैं, जिसमें दांत लगा होता है, और इसके बीच के स्पेस को, इस स्पेस को पेरी ओडोनेटल लिगामेंट कहा जाता है। तो पहले डायग्राम बना लीजिए आप। तो बेसिकली देखो होता क्या है, तीन पार्ट होता है, नेक, और नेक के बाद का ये जो पूरा एरिया होता है, इसको रूट कहते हैं। तो पार्ट तो तीन ही होता है, क्राउन, नेक और रूट कहते हैं। और रूट का मैक्सिमम पार्ट देखो क्या होता है, ये डेंटाइन कहते हैं। देखो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो आप सेलेक्ट एरिया देख रहे हैं, पूरा डेंटाइन। डेंटाइन के बीच में ये पल्प कैविटी होता है, देखो, जिसके बाहर की तरफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ओडोंटो कहते हैं, रेंटो नहीं कहते, ओडोंटो कहते हैं, ODO, ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, और इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे क्राउन जो होता है, ये इनेमल भी कहते हैं इसको। क्राउन इज कवर्ड विद दिस इनेमल। क्राउन के ऊपर कवरिंग ऑफ इनेमल कहा जाता है, कवरिंग ऑफ इनेमल कहते हैं। और इनेमल एक आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। हाँ जी, जॉ सॉकेट को एल्विलाई भी कहते हैं। जो जॉ के अंदर जो गड्ढे होते हैं ना, उसी को एल्विलाई कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा जो क्राउन होता है, कवरिंग ऑफ क्राउन के ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है। ये इनेमल आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और ये भी याद रखिएगा कि इनेमल जो होता है, ये एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कहते हैं, और फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, अमीलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो क्राउन आपके दांत का एक ऐसा हिस्सा है जिसका फॉर्मेशन, जिसका कवरिंग पूरी तरह से इनेमल से कवर्ड होता है, और इनेमल का जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्मल होता है। ये दांत का एक सिंगल ऐसा पार्ट है जो एक्टोडर्मल है, बाकी तो मेसोडर्म से आता है,
बट ये जो क्राउन के पास जो ये इनेमल का पार्ट होता है ये एक्टोडर्म से बनता है, तो एक्टोडर्मल कहते हैं ओरिजिन में। और ये बनता कहां से बताओ? तो सेल्स का नाम अमीलोब्लास्ट सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? इसे कहते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा क्राउन के बारे में। फिर देखो जो डेंटाइन का पार्ट होता है ये मैक्सिमम एरिया ऑफ टीथ कहते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ रूट कहा जाता है, रूट ऑफ टूथ का डेंटाइन। ये बना होता है, लेकिन देखो डेंटाइन जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये मेसोडर्मल होता है, डेंटाइन का जो फॉर्मेशन है ये मेसोडर्म से होता है। ये सेल्स मेसोडर्मल होता है ओडोंटोब्लास्ट। और डेंटाइन जो होता है देखो इसे कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ लिविंग calcified कनेक्टिव टिश्यू कहता है। तो डेंटाइन के बारे में याद रखिएगा कि जो ये बीच का पूरा हिस्सा है ये डेंटाइन है। और डेंटाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो इनेमल तो नॉन लिविंग होता है, इनेमल में कोई लिविंग सेल्स तो होते नहीं है, बट डेंटाइन बना होता है लिविंग कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। तो डेंटाइन के बारे में याद रखिएगा, ये लिविंग कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपके रूट का मैक्सिमम हिस्सा होता है और इसका जो फॉर्मेशन है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये लिविंग कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है डेंटाइन। ये लिगामेंट देखो, ये लिगामेंट देखो मैं क्या कहा, अब देखो डेंटाइन का ये जो आउटर बाउंड्री होता है जो सीमेंटम कहते हैं, सीमेंटम जॉ से जुड़ा हुआ रहता है। सीमेंटम आपके जॉ के साथ, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बोन के साथ। तो ये जो बीच का अटैचमेंट होता है ना इसी को कहते हैं लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होता है ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट सीमेंटम टू जॉ सॉकेट। समझ में आ गया? जी हाँ, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स मेसोडर्मल होता है, अमीलोब्लास्ट सेल्स एक्टोडर्मल होता है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए दांत के ओरिजिन को एक्टोमेसोडर्मल कहते हैं। टीथ का जो ओरिजिन होता है ना उसे एक्टोमेसोडर्मल कहा जाता है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक्टोडर्म वाले भी होते हैं और मेसोडर्म वाले भी होते हैं। तो इसे कहते हैं एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बच्चों, सीमेंटम डेंटाइन का ये बाउंड्री होता है, डेंटाइन का जो बाउंड्री है ना ये वाला पार्ट, डेंटाइन का जो बाउंड्री होता है, डेंटाइन का जो आउटर लेयर होता है उसी को सीमेंट कहते हैं। टीथ का ओरिजिन ऑफ टीथ इज एक्टोमेसोडर्मल। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो ये पूरा दांत एक, क्योंकि जॉ के सॉकेट में लगा होता है, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह से, ये मान लो ये देखो इस तरह का अगर मैं बनाऊं, ये डबल रूट बना दिया हमने दांत का, तो ये एक देखो इस तरह के सॉकेट के अंदर लगा होता है, ये सॉकेट होता है दांत का। तो दांत आपका एक रूट के अंदर इस तरह से अटैच होता है।
और इस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं, थीकोडोंट टीथ कहा जाता है अटैचमेंट के बेसिस पे। रूटेड टीथ होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे रूटेड टूथ कहा जाता है। और इस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं, ठीक है। फ्रॉग वगैरह में कैसे होता है, फ्रॉग वगैरह में दांत रूट नहीं होता, ये देखो ऐसे सीधा जॉ से लगा हुआ, ये पूरा, इसमें कोई रूटेड नहीं होता, ये ऊपर से जुड़ा हुआ होता है दांत, ये देखो ये जॉ है। तो ऐसे दांत को एक्रोडोंट कहते हैं, एक्रोडोंट, ये फ्रॉग वगैरह में होता है। और ऐसा भी होता है, देखो रूट, ये है देखो जॉ, लैटरली अटैच होता है देखो दांत ऐसे, ये दांत है साइड से अटैच होता है, ये इसको पीरोडोंट कहते हैं, ये रेप्टाइल्स वगैरह में मिलता है, ये रेप्टाइल्स में होता है। तो अटैचमेंट के बेसिस पे आपका दांत थीकोडोंट है, फ्रॉग में एक्रोडोंट होता है, और रेप्टाइल्स में पीरो कहते हैं, पीरोडोंट, साइड से लगा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? इसको साफ करूंगा बोर्ड को, सबने लिख लिया इसको? हाँ भाई बच्चों, देख लो ये सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, ये पानी नहीं है, इसमें अल्कोहल है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं जो ओरिजिन ऑफ टीथ मैंने बताया था आपको, देखिए अब कहते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। तो कहते हैं जो ह्यूमन टीथ होता है उसके बेसिस पे हम डायफाइब्रोन होते हैं। अगर आप पूछेंगे, अरे वीडियो बाद में देख लेना, क्यों वीडियो नहीं आ रही, मतलब आप मेरा वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, मैं दिख नहीं रहा हूं आपको, तुम अपना वो चेक करो, निकिता चेक योर वीडियो, अपना सिस्टम देखो। देखो अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि डेंटल फॉर्मूला जो है उसके बेसिस पे अगर आप पूछेंगे कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है, तो ह्यूमन बींग्स आर डाइफायोडोंट। दो बार एक्चुअली क्या होता है, हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ जिसको डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, डेसिडुअस टीथ कहा जाता है इसको, जो टूट जाते हैं। और मिल्क टीथ एक्चुअली आप जानते हो इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं 212 into 2। और याद रखिएगा ये जो दो इसमें होता है ये मोलर होता है, क्योंकि मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होते, प्रीमोलर्स एब्सेंट होता है। तो ऐसा लिखना, देखो कुछ बार कहीं ऐसा लिखते हैं 2102 into 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जीरो का मतलब गैप होता है, इसको गैप कहते हैं, गैप इसी को डायस्टेमा कहा जाता है। ये नहीं होता, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि प्रीमोलर्स तो नहीं होते, बट वहां कोई जगह नहीं होता, मोलर्स प्रीमोलर्स की जगह पे होता है,
कोई गैप नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला लिखना बहुत सही नहीं है, ये फॉर्मूला लिखना करेक्ट है। और आप जानते हैं इसमें कि ये जो आप दांत देखते हो, इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है। तो ये देखो 2 इंसिजर है, एक ही जैसा होता है कैनाइन। प्रीमोलर तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो अब्सेंट होता है यहाँ पर। बाकी ये देखो मोलर्स होता है। तो मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होते। और जब ये टूट जाता है, कोवेलेंट टीथ देखिए ऐसा लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 और 2 1 2 3 कहता है इनटू 2। अब देखो इसमें प्रीमोलर्स भी आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मिल्क टीथ टोटल 20 होता है। इरप्ट ट्वाइस, ये टूटने के बाद फिर से आता है। ये डायफाइडोंट वाली दांत देखो तो दोबारा आ जाता है। लेकिन ये देखिए टोटल इसमें 32 होता है। तो देखो 0 0 2 1 और 0 0 2 1 into 2, ये दांत केवल एक बार आता है, ओनली वंस, ओनली वंस कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये मोनोफाइब्रोन का होता है, मतलब 8 प्रीमोलर्स प्लस 4 मोलर, जिसको आप लास्ट मोलर कहते हैं, लास्ट मोलर्स, जिसको आप वेस्टिजियल टीथ कहते हैं एक्चुअली, जो कान ज्यादा नहीं होता। टोटल ये 12 होता है। अरे ये 20 दांत टूट जाते हैं, दोबारा आता है। इरप्ट का मतलब होता है वापस आता है। 20 दांत दोबारा पैदा हो जाते हैं टूटने के बाद, बट 12 दांत ऐसे हैं जो एक बार ही आता है, मोनोफाइब्रोन वाला होता है। दूध वाले, मिल्क वाले जो टीथ होता है ना, जो बचपन में आता है, वो सब टूट जाते हैं, उसकी जगह पर नया दांत आता है। लेकिन एडल्ट में 32 दांत है, उस 32 में से 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार ही आता है। देखो ये लिखा हुआ है 8, देखो 2 2 4 8 हो गया। 8 प्रीमोलर्स हो गए और 4 मोलर हो गए, विजडम टीथ जिसे कहते हैं आप। वो जो लास्ट मोलर होता है 1 2 है ना, 4 होता है ना, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो 4 मोलर्स वो होते हैं जो लास्ट में अपियर होता है, इसका कोई काम नहीं होता, ये वेस्टिजियल होता है। हाँ, इसको अकल अकल वाली दांत कहते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पर आता है जिस समय आप बायोलॉजिकली मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। वेस्टिजियल टीथ होता है, ये जो 4 आप मोलर देखते हैं, इसको वेस्टिजियल टीथ कहा जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता। और ये जो मोलर्स होता है यूजुअली कहते हैं इरप्ट आफ्टर 18 years of age, जनरली 18 साल के बाद ही आता है, जब आप व्यस्क हो जाते हैं पूरी तरह से। मोनो मतलब एक बार, मोनो का मतलब होता है एक बार, जो एक ही बार आता है। 12 दांत केवल एक बार आते हैं। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, तो 20 दांत 2 बार आते हैं और 12 दांत एक बार आते हैं, सब मिला के 32 हो गया। समझ में आ गया? तो ये डेंटल फॉर्मूला है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। और देखो 4 तरह के दांत होते हैं, ऐसे दांत को हेटेरोडोन कहते हैं, हेटेरोडोन टीथ कहा जाता है।
जहां सभी दांत एक जैसे हों उसको होमोडोंट कहते हैं। फ्रॉग वगैरह में होमोडोंट होता है, रेप्टाइल्स में भी होमोडोंट होता है, सारे दांत एक जैसे होते हैं। ऑल टीथ, जितने भी दांत होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उसको होमोडोंट कहते हैं। तो फ्रॉग में, रेप्टाइल में होमोडोंट का कंडीशन होता है। केवल आप मैमल्स की बात करेंगे आप, तो मैमल्स के दांत हेटेरोडोंट होते हैं। ओनली मैमेलियन टीथ इज हेटेरोडोंट, याद रखिएगा इसको। ओनली मैमेलियन टीथ इज हेटेरोडोंट। आपके ही मुंह में या कुत्ते के मुंह में या किसी और जानवर के मुंह में देखिए, दांत के अलग अलग टाइप हैं, इंसिजर है, कैनाइन है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है। तो उसके बेसिस पे आपको क्या कहा गया? हेटेरोडोंट। तो मैमेलियन टीथ हेटेरोडोंट होते हैं। बाकी जितने भी आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे उसमें दांत है तो होमोडोंट है, हेटेरोडोंट नहीं होता। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो देखो, अब याद रखना बहुत सारे टर्म्स हैं। देखो ह्यूमंस में ये भी होता है, मोलर्स और प्रीमोलर्स के बेसिस पे आप बीरोडोंट भी होते हैं। आपके मोलर्स प्रीमोलर्स में ना गड्ढा सा होता है, देखो आप अपने टंग से देखिए, मोलर्स प्रीमोलर्स के बीच में एक कस्प होता है, राउंड कस्प है, राउंड कस्प होता है। और उसके बेसिस पे आप बीनोडोंट होते हैं। देखो कितने सारे टर्म्स हो गए, बीनोडोंट, डायफायोडोंट, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, ये सभी डोंट आपके लिए यूज किए जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मोलर्स और प्रीमोलर्स के बीच में राउंड कस्प होता है, गड्ढा सा होता है, देखिए आप अपने टंग से देखिए, उसके बेसिस पे आपको बीनोडोंट कहा जाता है। तो आप बीनोडोंट भी हैं, थीकोडोंट भी हैं, डायफायोडोंट भी है, हेटेरोडोंट भी है। ये सब आपके ही दांत का कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया सबको? तो ये है आपके दांत की पूरी कहानी, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मिल्क टीथ में पहला दांत, फर्स्ट जो होता है देखो दांत, वो इंसीजर होता है, इंसीजर होता है। और लास्ट जो टीथ होता है वो सेकंड मोलर कहता है। तो मिल्क टीथ का पहला दांत इंसीजर होता है और लास्ट टीथ सेकंड मोलर होता है, याद रखना। परमानेंट टीथ में फर्स्ट मोलर ये सबसे पहले आता है और लास्ट मोलर सबसे बाद में आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। परमानेंट टीथ का पहला दांत भी मोलर होता है और लास्ट टीथ भी मोलर ही होता है, जबकि मिल्क टीथ में पहला दांत इंसीजर होता है और लास्ट दांत सेकंड मोलर को कहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। क्योंकि देखो बच्चों में एक चीज मुझे लगता है, अब मैं थोड़ा सा भी शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि अब के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अगर थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाएंगे, जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं, वो फिजियोलॉजी वाले पार्ट से ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। अदरवाइज बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो थोड़ा बहुत आपको कहीं पे घुमा सकते हैं वो क्वेश्चन आपकी फिजियोलॉजी का ही होगा। और आप देखिए पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन को देखिए आप, तो आपको ऐसा लगेगा यस, फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वो जान डालते हैं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बट फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन ढंग के किए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर को केयरफुली अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है बस।
समझ में आ गया? चलिए, तो मैं इसको साफ करूं? इसको साफ कर दूं ना? सबने लिख लिया इसको? अब कैसे होते हैं भाई, मत इसका मतलब क्या है? अरे जो निकलता है वही बताऊंगा ना। पहला दांत मोलर ही निकलता है परमानेंट टीथ में। ये मेरा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने अब दांत की पूरी कहानी देख ली है ना? अब हम आते हैं टंग पे। और आप टंग के बारे में जानते हैं, ये इस तरह का कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो, इस आगे वाले पार्ट को टंग का ओरल पार्ट है, तो पीछे ये इसका फेरेंजियल पार्ट है। और यहाँ पर पीछे की तरफ ये टॉन्सिल्स वगैरह रहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल वगैरह होता है पीछे की तरफ। और आपके टंग में बेसिकली देखिए क्या होता है, कुछ लार्ज साइज के इस तरह के पैपिले होते हैं, कुछ पैपिले मीडियम साइज का होता है जो मोस्टली टंग के मार्जिन पे होता है, और कुछ बहुत माइन्यूट साइज के पैपिले होते हैं जो बिल्कुल मिडिल पार्ट पे ज्यादा होता है इसका। देखिए, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लार्ज साइज का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको सरकम, इसे सरकमविलेट पैपिले कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये जो बीच में देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं आप, इसको फंजीफॉर्म पैपिले कहते हैं। और सेंट्रल पार्ट पे इसको फिलीफॉर्म पैपिले कहा जाता है। फिलीफॉर्म पैपिले कहते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसी पैपिले में
एक या एक से ज्यादा टेस्ट बर्ड लगेंगे। ऐसे एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो इसे कहते हैं, ये टेस्ट बर्ड होता है। टेस्ट बर्ड कहते हैं इसको। फिलीफॉर्म टेफले में टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है, इज एब्सेंट। बट इसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। देखो ये टेफले मैक्सिमम होता है, और ये जो सर्कमवेलेंट टेफले होता है ये मिनिमम होता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो पोस्टीरियर कहते हैं पार्ट ऑफ टंग होता है, इज अटैच्ड विथ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी विथ लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। फ्रेनुलम, FRENULUM। ये बताओ ये क्या है? ये फंजीफॉर्म नहीं है तो क्या है? साइड पे क्या यहाँ क्या बना हुआ है? दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? क्या ये टेस्ट बर्ड नहीं है? तो फंजीफॉर्म में तो टेस्ट बर्ड होगा ना, फिलीफॉर्म में नहीं होता। फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होते, बाकी दोनों में होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टंग का जो अटैचमेंट होता है अटैच विद फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी विथ लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो टेस्ट एरिया होता है आगे ये बिटरनेस का यहां पे होता है, सॉल्ट का ये एरिया होता है, स्टार का ये साउथ वेस्ट। ये मतलब एक इधर भी होगा, उधर भी सॉल्ट वाला पार्ट है। ये टेस्ट बट इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। कौन से टेस्ट के लिए कौन सा पार्ट सेंसिटिव होता है? ये देखो, बिटरनेस के लिए पीछे की तरफ होता है, साइड में सार और सॉल्ट के लिए कहते हैं, और स्वीटनेस के लिए टंग पे बिल्कुल टिप पे होता है। मोस्ट सेंसिटिव एरिया कहते हैं इसको, जिस टेस्ट के लिए वो सेंसिटिव होता है। और बीच वाले पार्ट में एक और देखो एक एरिया होता है, इसको उमामी टेस्ट के लिए कहा जाता है, और उमामी टेस्ट ये मटन वगैरह में काफी होता है, मटन में, टमाटर में, मशरूम वगैरह में ये आपको मिलेगा, उमामी टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना उमामी टेस्ट इज लिंक्ड विथ MSG, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं।
ये क्वेश्चन आया था कि एमएसजी क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, बाबा राम रहीम। जानते हैं ना बाबा राम रहीम को, मैसेंजर ऑफ गॉड को। तो ये जो एमएसजी होता है इसे कहते हैं मोनो सोडियम ग्लूटामेट कहा जाता है। ये अगर देखो, अगर ये जो एमएसजी होता है इसकी वजह से आपको कोई चीज बहुत ज्यादा खाने को मन करता है। ये जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा आपको वो फूड, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसका इंटेक ज्यादा करते हैं। जैसे आप मटन खाते हो तो मटन में और चिकन में ये फर्क होता है। चिकन का एक एक सैचुरेशन लिमिट आ जाएगा कि आपको उसके बाद चिकन खाने का मन नहीं करेगा, बट मटन का इंटेक ज्यादा हो जाता है। नहीं, स्पाइसी का कुछ नहीं होता। तो आपने कंपेयर किया होगा कि मटन जब खाते हैं आप तो मटन का जो एक इंटेक है वो ज्यादा होता है। कारण क्या है, ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एमएसजी, ये आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को रीच नहीं करने देता और आप उसका ज्यादा यूज करते हैं। आपको याद करो, जो मैगी को बैन किया गया था, नेस्ले का जो मैगी आता है उसको इसीलिए बैन किया गया था कि ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है उसमें ज्यादा मिक्स किया गया था बाहर से, जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। ज्यादा अमाउंट में ग्लूटामेट अगर होगा ना, ये नर्वस सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। तो मैगी को बैन किया गया था इसी की वजह से, जानबूझकर उसने इसको ज्यादा डाल दिया था उसमें, ताकि आपको खाने में अच्छा लगे और खाते रहे। देखो बच्चे पहले मैगी ही खाते थे, अब वो फिर से ठीक किया गया है, कम किया गया है। तभी बीच में वो ऐड भी आता था बाबा, सॉरी अपने पतंजलि वाले बाबा का, कि इनके मैगी में एमएसजी नहीं है, इनके नूडल्स में एमएसजी नहीं है। ये ऐड आना स्टार्ट हुआ था बीच में, एमएसजी रहित नूडल्स, पतंजलि का नूडल्स आया था, याद है आप लोगों को। लेकिन जो नेस्ले का जो नूडल्स है, नेस्ले का जो नूडल्स है, नेस्ले के नूडल्स में एमएसजी पहले ज्यादा था, ये किसी को पता चल गया तो उसको बैन किया गया था, और 6 महीने के बाद फिर से नूडल्स आया था उसका एमएसजी का भी आ ही रहा है, तो उसमें एमएसजी का अमाउंट अब कम है, तय मानक के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि टंग में कुछ नर्व की बात करेंगे तो फेशियल नर्व सबसे ज्यादा मिलता है। फेशियल होता है, ग्लोसोफेरिंजियल होता है, ट्राइजेमिनल भी होता है और हाइपोग्लोसल भी होता है। ये नर्व आपको मिलेंगे टंग में मैक्सिमम। देखो ये सब जो होता है ये तो टेस्ट के लिए होता है। ट्राइजेमिनल आप जानते हैं टेम्परेचर के लिए होता है, और हाइपोग्लोसल टंग के मूवमेंट के लिए होता है। तो ये क्रीनियल नर्व्स के नाम है जो आपके टंग को सप्लाई करता है। फेशियल नर्व 7 नंबर वाला जो होता है, ग्लोसोफेरिंजियल होता है 9 पे, ट्राइजेमिनल 5वां होता है टेम्परेचर के लिए, ठंडा गर्म जो आपको फील होता है, और टंग आपको जो लपलपाता रहता है, टंग का लपलपाना ये हाइपोग्लोसल की वजह से होता है, ठीक है। तो बस, और अब टंग के फंक्शन जानते हैं कि मिक्सिंग कहते हैं, क्लिंसर भी होता है, दांत वगैरह साफ भी कर लेते हैं, swallowing में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है ना, और टेस्ट तो होता ही है। तो ये आपके
टंग के फंक्शन है। फूड का टेस्ट कैसा होगा? मिक्सिंग के लिए क्लिंसर होता है, दांत साफ कर लेते हैं कई बार हम अपने टंग से ही, सोलो करने में और बोनले में भी इसका इस्तेमाल होता है, और चिढ़ाने में भी यूज करते हैं इसे। लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं चिढ़ाने के लिए। फेशियल एक्सप्रेशन बनाने में भी टंग का यूज होता है वैसे, लेकिन वो उसका कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट योर टंग। बाकी आप जानते हैं जो पैलेट होता है आपका, ये रूफ कहता है, रूफ ऑफ बकल कैविटी। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट भी होता है। हार्ड पैलेट बोनी होता है, जो मैक्सिला और पैलेटाइन इन दोनों हड्डियों के मिलने से बनता है। सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर होता है। पैलेट देखिए, आपके बकल कैविटी के ऊपर की तरफ जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो बोनी है एक्चुअली। पैलेट का दो पार्ट होता है, हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। हार्ड पैलेट बोनी होता है, दो बोन्स है देखो, फेशियल बोन के नाम है मैक्सिले और पैलेटाइन। इन दोनों फेशियल बोन के मिलने से ये बनता है हार्ड पैलेट। मैक्सिला पैलेटाइन आपके फेशियल बोन का पार्ट होता है, उसी के कुछ पार्ट फ्यूज हो जाते हैं और हार्ड पैलेट का फॉर्मेशन होता है जो आगे की तरफ होता है। जो सॉफ्ट पैलेट है वो मस्कुलर होता है और ये एंड करता है, एंड्स एज ऊबुला, UVULA कहा जाता है। आपके बिल्कुल जहां से फेरिंग्स स्टार्ट हुआ वहां पर ऊबुला होता है, ये मस्कुलर होता है। ये नाक के रास्ते को बंद करता है, बताऊंगा इसके बारे में आपको। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, भूल गए सब? लिख लिया सबने इसको? चलिए ठीक है, तो इसको अब यहां से साफ किया जाए। बोनी के दो पार्ट नहीं है, बोनी हार्ड पैलेट होता है ना, वो बोनी होता है, वो फॉर्म करता है दो बोन के मिलने से। बोनी पैलेट जो होता है देखो, ये दो बोन के मिलने से बनता है मैक्सिले पैलेटाइन। मैक्सिले एंड पैलेटाइन फेशियल बोन्स मेक दिस अ हार्ड पैलेट। ठीक है, समझ में आ गया? अरे मैंने कहा कि हार्ड पैलेट is bony and it is made up of maxillae, part of maxillae and palatine। मैक्सिले और पैलेटाइन आपके फेशियल बोन का पार्ट होता है, उसी के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं और हार्ड पैलेट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? फ्यूजन, यस, फ्यूजन ऑफ मैक्सिले एंड पैलेटाइन। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, अब मैं बताऊं आपको फेरिंग्स। एक तो पहली बात, इट कंटेन्स skeletal muscle।
तो ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होता है। लेंथ इसका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और याद रखिएगा कि फेरिंग्स में आप देखोगे ऐसे, तो यहां पर देखो इस तरह से क्या होता है, ये है आपका बकल कैविटी। और बकल कैविटी में देखो इस तरह का ये फ्लैप नजर आया था आपको। इस फ्लैप को कहते हैं ऊवुला। अब देखो ये फेरिंग्स का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है। देखो इसको नैरोफेरिंग्स कहते हैं। और इसी नैरोफेरिंग्स में आप देखोगे यहाँ पर ऐसे, ये देखो ये दो ओपनिंग देख रहे हैं यहाँ पर आप, इसको इंटरनल नेरिस कहा जाता है। बीच में देखिए ये हिस्सा, इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। इधर से इसमें देखो क्या होता है, इधर से इसमें फूड आ रहा है, यहां से एयर आ रहा है, ये कॉमन हिस्सा है। और नीचे वाले पार्ट को देखो, ये हिस्सा जो होता है इसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। और यहां से दो रास्ते बन गए। एक रास्ता जो होता है देखो, इसको कहते हैं विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। और ये वाला पार्ट देखिए, इसको फूड पाइप कहते हैं। और इसी को आप इसोफेगस कहते हैं। इसी विंड पाइप के हिस्से में देखो, यहां पर एक ऐसे फ्लैप बना होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको आप एक्चुअली देखो यहाँ एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग है देखो, एक ओपनिंग ये होता है। इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, विंड पाइप का ओपनिंग। और इस ओपनिंग को कहते हैं गलेट, जो इसोफेगस का ओपनिंग होता है, गलेट कहते हैं। हाँ जी, देखो ये फेरिंग्स है, ये देखो ये पूरा फेरिंग्स है। फेरिंग्स का अपर जो पार्ट होता है इसको नैरोफेरिंग्स कहते हैं। और नैरोफेरिंग्स में देखो ये दो ओपनिंग है यहाँ पर, जो नाक का रास्ता होता है, इंटरनल नेरिस कहते हैं। एक दो ये आपके नाक वाले रास्ते से आता है, एयर के लिए इंटरनल नेरिस कहा जाता है। देखो दो होते हैं, एक दो, जो नाक से आप एयर ले रहे हैं ना, सांस जो लेते हैं, वो इसी के रास्ते आपके फेरिंग्स में आता है। समझ में आ रहा है? और जब आप खाने को स्लो करते हो ना, उस समय ये ऊवुला इसको बंद कर देता है, ताकि फूड आपके नाक के रास्ते में ना जाए। ऊवुला कहते हैं मूव अपवर्ड and close the internal nares to prevent entry of food into the
नेजल चैम्बर, नाक के रास्ते में फूड नहीं जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, ये इसको बंद कर देता है, ये ऊपर उठ जाएगा, खाने को स्वलो करेंगे धक्का देगा, ये इसको ऊपर उठा देता है। जैसे ऊपर उठेगा खाना आपके फेरिंग्स के नीचे की तरफ आएगा, वो नाक के रास्ते में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ गया? और देखो, लेरिंगोफेरिंग्स में दो रास्ते बनते हैं, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। फूड पाइप के ओपनिंग को गलेट कहते हैं और विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ईपी ग्लॉटिस कहा जाता है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, लिखा है ईपी ग्लॉटिस, कहाँ लिखा है? ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये इसे कहते हैं ईपी ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को बंद कर देगा। जब खाना आएगा ना, तो खाना जब आपके इस पार्ट में आता है तो सारा खाना इधर की तरफ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये बंद हो जाता है। तो ग्लॉटिस का जो रास्ता होता है, हाँ, तो कभी कभी ओपन रह जाता है, तो आप जानते हैं फिर वो स्नीजिंग होता है, स्नीज हो जाता है, फिर आप खाने को नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो खाना जो है वो फूड पाइप में जाएगा, वो विंड पाइप में नहीं जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक फ्लैप होता है, इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस का काम क्या, देखो ये एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, समझ में आ गया? खाना जब खाएंगे, जब खाना आपके फेरिंग्स के नीचे वाले पार्ट में आएगा तो ये बंद हो जाता है, ये ग्लॉटिस को बंद कर देगा। तो ग्लॉटिस के ढक्कन को इपीग्लॉटिस कहते हैं, याद रखना। ग्लॉटिस एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग के ढक्कन को क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, जो ये इंश्योर करेगा कि खाना आपके विंड पाइप में ना जाए। सारा खाना कहां जाएगा? गलट के थ्रू फूड पाइप में, ईसोफेगस में जाएगा। समझ में आ गया सबको? अरे बताया तो, कभी कभी ओपन रह जाता है, तो मैंने कहा तो स्नीजिंग वगैरह जब आप, या कई बार आप स्नीज करते हैं, उस समय भी ये ओपन रह जाता है। जैसे खाने को स्वलो कर रहे हैं आप, हाँ जी, ये वाला इंटरनल नेरिस होता है, देखो, अरे दो आगे छेद होता है, इसको एक्सटर्नल नेरिस कहते हैं, तो पीछे छेद को इंटरनल नेरिस कहते हैं। अरे ये नाक का ये दो छेद है, नेरिस कहते हैं, नेरिस ये वाला, एक दो एक्सटर्नल है, ये दो इंटरनल भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रहने दीजिए, हम मिलेंगे मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है? समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है अभी भी इसमें? और अब ये डायग्राम समझ में आ गया सबको कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है इसमें? क्या कंफ्यूजन है बताओ? अच्छा, मैंने कहा कंफ्यूजन है, उसने कहा कि यस सर। क्या कंफ्यूजन है गरिमा, तुमको बताओ? नहीं है, चलिए ठीक, आ गया, चलिए गुड। चलो फिर मिलते हैं